नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली के छावला गैंग रेप मर्डर केस में सीएम धामी की पहल रंग लाई है। मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने को मंजूरी मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्ति किया गया, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को भी नियुक्त करने को मंजूरी मिली है। रविवार को पीड़ित परिवार से मिले थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी बातचीत की थी, तो केंद्र सरकार से इस मामले में संपर्क में थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के छावला गैंग रेप मर्डर केस के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तीनों आरोपियों के बरी करने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस सनसनीखेज मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे। फरवरी 2012 में दिल्ली के छावला में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 नवंबर को इस गैंग रेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था, जबकि पहले हाई कोर्ट और निचली अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया है। छावला गैंग रेप और हत्या के मामले में 3 आरोपियों की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की नियुक्ति को भी उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। तो दिल्ली के छावला गैंग रेप मर्डर केस में सीएम धामी की पहल, जो लगातार उन्होंने परिवार को आश्वासन भी दिया था कि सरकार जो है पूरी तरह उनके साथ है और हर कोशिश मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, कहीं ना कहीं ये जो पूरी खबर है वो परिवार वालों को राहत देने वाली खबर है। इसके साथ ही लगातार जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवार वालों से जुड़े हुए थे और ये कोशिश थी कि किसी तरह उनको न्याय मिले और इसी तरह आश्वासन भी देते हुए नजर आए थे, और उसी का शायद परिणाम है कि ये जो मंजूरी मिली है पुनर्विचार याचिका को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के छावला में हुए केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, जो फैसला था, उसके बाद से परिजनों में निराशा थी। तो पहाड़ में उत्तराखंड में भी इसको लेकर कई प्रकार की चर्चाएं थी और लोगों में निराशा थी। पर राज्य सरकार ने इस मामला को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन परिजनों से बात करने के साथ ही जो किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की थी और लगातार पैरवी कर रहे थे। मुख्यमंत्री कल शाम को जब दिल्ली पहुंचे थे तब उन्होंने इस विषय पर परिजनों से भी बातचीत की और आश्वासन दिया था। इन सबके बीच जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, वो भी परिजनों को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल जो दिल्ली हैं उनसे मुलाकात की थी और पुनर्विचार याचिका पर पक्ष रखा था कि ये परिवार के हित को और एक बेटी के दर्द को समझते हुए इस पर निर्णय हो। तो इस पर आज बड़ा निर्णय हुआ है और निश्चित तौर से जो किरण के परिवारजन हैं उनके लिए आज एक शुभ समाचार आया है कि दोषियों को सजा से बचने ना पाए, दोषियों को सख्त सजा मिले, इस विषय में एक बड़ी पहल हुई है। बिल्कुल सुदीप, और कहीं ना कहीं देखिए ये परिवार वालों के लिए एक बड़ी राहत भी है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद हर कोई निराश हुआ था। और देखिए इस पूरी घटना से देश का हर एक व्यक्ति जुड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद हर कोई इस पर सवाल भी खड़े कर रहा था। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी, और ये उम्मीद जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांध रखी थी परिवार वालों के साथ, उसी का शायद नतीजा है कि इस तरह का फिर से एक बार पुनर्विचार इस पर करने की बात कही जा रही है। आगे के क्या कुछ प्रोसेस सुदीप हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, ये पूरा घटनाक्रम दिल्ली में हुआ था और दिल्ली पुलिस इस मामले में पैरवी करके जांच करके अपने सबूतों, तथ्यों, गवाहों को लेकर कोर्ट और फिर उच्चली अदालत में पहुंची होगी। निचली अदालत से चूक सजा मिली थी और ऊपरी अदालत से जब सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए होंगे या तर्कसंगत पुलिस का जो पक्षकार पक्ष था, जो प्रोसिक्यूशन था, वो ठीक नहीं रहा होगा, इस वजह से बरी हुए होंगे।
और इस पूरे मामले की केस स्टडी भी हो रही है। राज्य सरकार में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों गृह व कानून व्यवस्था की बैठक की थी, तो उसमें इस बात का भी जिक्र किया था कि किरण नेगी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़कर समझना चाहिए और अफसर इसको रिव्यू करें कि आखिर भविष्य में इस तरीके के यदि मामले हों तो क्या कोई कमी न छूटने पाए और इन आदेशों में किन चीज़ों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। अब जो एसएलपी की बात है, तो एसएलपी जो तुषार मेहता है वो दाखिल करेंगे, जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, और फिर एक डेट निर्धारित होके दोबारा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होगा और दोबारा इस प्रकरण में अगली तिथि निर्धारित करते हुए सुनवाई शुरू होगी। दोनों ही पक्ष, बचाव पक्ष और दिल्ली पुलिस, अपने अपने तरीके से अपने सबूत, तो बचाव पक्ष अपने बचाव के तरीके या अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगा। बिल्कुल सुदीप, और कहीं ना कहीं हर किसी की नज़र इस पूरे मामले पर रहने वाली है कि आखिर क्या कुछ पूरी प्रोसेस चलते हैं इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से बात रखी जाती है। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छावला गैंगरेप मर्डर केस में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का श्रेय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अनिल बलूनी द्वारा पुनर्विचार याचिका की कोशिश की पहल सराहनीय है। हमें विश्वास है कि परिवार को न्याय मिलेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छावला रेप और मर्डर केस को लेकर जिस तरह से पुनर्विचार याचिका एक बार फिर से दायर की जा रही है, उसको लेकर इसका पूरा श्रेय उन्होंने सांसद अनिल बलूनी की तारीफ की है। क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है, पूरा देश उस निर्णय से हतप्रभ है। ये आखिर क्या हो गया, आखिर उस लड़की की हत्या किसने की और उसको क्यों नहीं न्याय मिला। इस संबंध में मैं अनिल बलूनी जी, हमारी बातचीत हुई। मैं कुछ अधिवक्ताओं के साथ और जो लोग डॉक्टर बछेती, योगिता बयाना, जो शुरू से इस परिवार के साथ खड़े हैं, उन सब के साथ हम लोग बैठे थे। कुछ अधिवक्ताओं के साथ भी मैं बैठा हूँ, कुछ कानून के जो अच्छे जानकार हैं उन लोगों के साथ भी इस प्रकरण पर मेरी बातचीत हुई है। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की है। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूंगा और अब उनको अपनी शुभकामनाएं। वहीं देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में आ सकता है अनुपूरक बजट का प्रस्ताव, तो विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदनों पर भी चर्चा संभव है। स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग से जुड़ा आ सकता है प्रस्ताव, तो मत्स्य विभाग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में क्लिनिकल एक्ट में जुड़ा आ सकता है प्रस्ताव, तो सरकारी सेवाओं में नकल रोधी विधेयक पर कैबिनेट में चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही साथ नई राजस्व संहिता के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ देहरादून से हमारे विशेष संवाददाता सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, आज बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है, कुछ ही घंटे बचे हैं, 4 बजे ये बैठक शुरू होगी और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, चूंकि विधानसभा का सत्र भी आहूत होने जा रहा है और इसी को लेकर भी कई ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी और आज की कैबिनेट बैठक का जो महत्वपूर्ण एजेंडा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नकल विरोधी कानून है जो राज्य सरकार लेकर आ रही है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। ये बीती कैबिनेट में आना था, पर किन्हीं कारणों से पुरानी, यानी जो करीब 1 सप्ताह पहले कैबिनेट बैठक हुई थी
उसमें नहीं आ सका। राज्य सरकार नए नकल कानून में व्यवस्था कर रही है कि नकल करने वालों को आजीवन कारावास हो, सख्त सजा मिले और उनकी संपत्तियां जो उनके द्वारा अर्जित हैं या उनके पास है उसे जब्त किया जाए। इसी प्रकार एक ग्रीन बिल्डिंग का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ रहा है, जो पूर्व में जिस विषय पर बात हुई थी कि स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग के रूप में हो, इसका एक प्रस्ताव है। मत्स्य विभाग के कुछ प्रस्तावों के साथ ही राजस्व विभाग के प्रस्ताव हैं और महिला आरक्षण व राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। 4 बजे से कैबिनेट बैठक आहूत की गई है, पर चूंकि विधानसभा सत्र आहूत हो चुका है, लिहाजा ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। ये व्यवस्था भी है और आज ये तय हुआ है कि शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जो कि पहले 3 बजे से होनी थी। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मेहनत और प्रयास का दिखाए असर। उत्तराखंड में 55 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 894 करोड़ मंजूर किए हैं। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में मिला है पैसा। तो जन सुविधाओं से जुड़ी 55 परियोजनाओं पर खर्च होगा पैसा। सड़कों, भवनों और अस्पतालों के विकास में खर्च होगी धनराशि। मेडिकल कॉलेज समेत जन सुविधाओं के विकास में खर्च होगा पैसा। 50 साल तक प्रदेश सरकार को नहीं देना होगा कोई भी ब्याज। तो जन सुविधाओं से जुड़ी 55 परियोजनाओं पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। तो दून मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल निर्माण, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज परिसर, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, लालकुआ में डेयरी प्लांट, सभी जिलों में हाईटेक नर्सरी सेंटर, तो कालसी में हाईटेक पशु प्रजनन केंद्र, नैनीताल में 100 बेड का मानसिक चिकित्सालय, तो दून में आईआरडीटी गैर आवासीय भवन निर्माण, तो भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज स्कीम, रामनगर बस टर्मिनल मार्ग, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज चंपावत एकीकृत मेडिकल कॉलेज, तो रुद्रपुर में 200 बेड का जिला अस्पताल, टिहरी में पशु चिकित्सालय, खटीमा में पशु चिकित्सालय। तो ये वो इन प्रमुख प्रोजेक्ट को पैसे दिए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। तो जनप्रतिनिधियों की तरफ से जिस तरह से जन सुविधाओं को और सुलभ बनाने के लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी धनराशि रहने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, एक बेहद महत्वपूर्ण प्रयास जो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राशि को मंजूरी मिली है, कहीं ना कहीं जन सुविधाओं को लेकर ये पूरे प्रोजेक्ट में पैसे लगेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने बीते दिनों 1400 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी जो राज्य सरकार प्रस्तावित कर रही है वो भारत सरकार को विशेष सहायता योजना के तहत भेजी थी, जिसमें 800 करोड़ रुपए की करीब 55 योजनाओं को मंजूरी आई है। और ये मंजूरी इन प्रोजेक्ट्स की है जिसमें बस टर्मिनल्स का निर्माण होना है और सर्वाधिक पैसा इसमें मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर खर्च हो रहा है, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, ये 2 प्रमुख हैं। इसके अलावा रोडवेज के नए बस टर्मिनलों को भी मंजूरी है जो नए निर्माण होंगे। माना जा रहा है कि अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी जो कुल 1400 करोड़ रुपए के प्रस्ताव थे, यानी बची हुई धनराशि जो कि 700 करोड़ रुपए के करीब होती है, उस पर भी मंजूरी बहुत जल्द आने वाली है। राज्य सरकार चाहती यह है कि जो विशेष प्लान के तहत पैसा राज्य सरकार को मिले उसका 100% सदुपयोग हो और सारा जनहित में ये काम हो। इसमें ड्रेनेज, सीवरेज और स्मार्ट सिटी के कामों को, इसके साथ ही टाउनशिप और रोडवेज के कामों को भी प्रमुखता दी गई है। एक सरकार के सामने समस्या ये है कि जीएसटी रिम्बर्समेंट खत्म होने के बाद राज्य सरकार को करीब प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपए की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उसका खजाना कमजोर है, पर यह पैसा मिलने से राज्य सरकार को एक मजबूती मिलेगी और उसकी योजनाएं और तेजी से आगे बढ़ सकेंगी। ठीक है सुदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी संगठन के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें। नए साल के मौके पर कार्यकर्ताओं को मिल सकता है दायित्व का तोहफा। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां दिल्ली दौरे के दौरान भी महेंद्र भट्ट ने यह विषय बड़े नेताओं के समक्ष रखा है और माना जा रहा है कि नए साल के मौके पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह विशेष चर्चा। दिल्ली दौरे के दौरान भी महेंद्र भट्ट ने इस विषय पर बड़े नेताओं से बातचीत भी की थी। तो बीजेपी संगठन के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सुदीप, नए साल के मौके पर कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का, दायित्व का तोहफा मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि भी कर दी है। और हालांकि उन्होंने समय तो नहीं बताया, पर हमारी जानकारी है कि नए साल के आसपास राज्य सरकार ये निर्णय ले सकती है, क्योंकि राज्य सरकार के सामने आगे निकाय चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की चुनौती तो है ही। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी संगठन ये भी प्रयास कर रहा है कि ऐसे योग्य कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़कर पार्टी के हित में काम किया, वो यदि वो टिकट से वंचित रह गए या किन्हीं कारणों से संगठन में उनको पद नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को पार्टी दायित्व में मौका देगी, प्राथमिकता देगी, हमारी ये जानकारी है। और दूसरा, सरकार और संगठन के बीच इस विषय पर चर्चा भी हो चुकी है। हालांकि कई दिनों से चर्चा जारी थी। दिल्ली दरबार के समक्ष मामला आ चुका है। दोनों प्रदेशों के यानी गुजरात, हिमाचल चुनाव के परिणामों के ठीक बाद नए साल के आसपास ये लिस्ट आ सकती है। और ये करीब करीब अंतिम दौर में है, लिस्ट ये फाइनल हो चुकी है। और एक अंतिम मुहर, मुझे जो जानकारी है दिल्ली से बड़े नेताओं की लेकर, इसे प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट, वो जारी करेंगे। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रेंजर्स ग्राउंड देहरादून से आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सचिवालय कूच का आगाज किया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने विभिन्न जिलों से देहरादून पहुंचकर इस कूच में भागीदारी की। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और महिला उत्पीड़न जैसी वारदातें सामने आई हैं, जिसको लेकर यह कूच किया गया। तो रेंजर्स ग्राउंड से कांग्रेस नेताओं की ये हुंकार, जहां पर बढ़ती महंगाई और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में ये आंदोलन देखने को मिला। तो उत्तराखंड कांग्रेस का सचिवालय कूच देखने को मिला। 9 महीनों में सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करती आ रही है। आपके सामने है, अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरे उत्तराखंड की जनता कहती है, आवाम कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन वीवीआईपी जो वहां पर आने वाला था उसका नाम उजागर होना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो लोग वहां पर आने वाले थे, जो वीआईपी वहां आने वाले थे। आपके सामने है यूकेएसएससी में जिस तरीके से भर्ती में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और उसके केंद्र बिंदु को जो है हाकम सिंह बना दिया। क्या हाकम सिंह की हैसियत है कि वो इतने बड़े पैमाने पर पूरे यूकेएसएससी में जो है नकल रॉकेट चला पाता? किसका संरक्षण है? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। विधानसभा में भर्तियां हैं, वो घोटाला भी आपके सामने है, किस तरीके से अपने चहेतों को वहाँ पर भर्तियाँ दी गई हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। इन 9 महीनों में सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करती आ रही है। सरकार जो साथी पहुंचे हुए हैं वो अपनी बात पूरी तरह विफल हो चुकी है। सुमित भुल्लर हमारे प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है के प्रदेश अध्यक्ष जरा जोरदार तरीके से और अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। रोज लगातार हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। आज तक प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी का खुलासा नहीं कर पाया है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जिस तरह से अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद सरकार की लचर बहस, कानूनी बहस की वजह से अभियुक्त छूट जाते हैं और जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं वो आज सीटों के बाहर हैं। हमने कहा था
कि इसकी वर्तमान न्यायाधीश उच्च न्यायालय के निगरानी में सीबीआई जांच करे। अगर सरकार ईमानदार होती तो निश्चित रूप से सीबीआई को जांच के लिए तैयार करती, लेकिन सरकार बचाना चाहती है अपराधियों को और सरकार का पूरा संरक्षण। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सचिवालय कूच को प्रीतम सिंह का शक्ति प्रदर्शन बताया। बीजेपी का कहना है कि इस कूच में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य कई नेता नहीं पहुंचे। इसे आप कांग्रेस का कुछ नहीं कह सकते हैं। ये प्रीतम सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनका ये कूच है और वो उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, क्योंकि कांग्रेस में उनको शक्ति दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी उनकी शक्ति को नहीं देख पा रही है, इसलिए उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया है। और कांग्रेस में कहाँ नेता तो आपस में बटे हुए हैं। अगर ये कांग्रेस का कूच होता, कांग्रेस का प्रदर्शन होता, तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उसमें होते, उनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी उसमें होते, उनके प्रदेश के प्रभारी उसमें होते। तो कहीं नेता नदारत, सारे नेता नदारत हैं। और एक उन्होंने अपने को स्थापित करने के लिए कांग्रेस में उनकी पूछ हो, इसके लिए उन्होंने ये शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से अब सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल पर मिलना शुरू हो गई है। अभी तक करीब 3.5 लाख शिकायतों का निस्तारण भी हो चुका है। निदेशक आईटीडीए एडीजी अमित सिन्हा का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन 1095 का भी ऐप लॉन्च हो चुका है। इसके माध्यम से भी लोग अब शिकायत कर सकते हैं। राज्य सरकार का फोकस है कि यदि हेल्पलाइन पर कोई संपर्क नहीं कर पा रहा तो वो ऐप के जरिए, मैसेज के जरिए भी शिकायत कर सकता है और उस शिकायत को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलेगी। अमित सिन्हा ने अपील की है कि लोग फोटो वीडियो के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। मुख्यतः कहूंगा कि अपनी सरकार में अब तक 75 सर्विसेज थी जो कि ऑनलाइन थी। अभी आज के डेट में 427 सर्विस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जनता घर बैठे ही पब्लिक सर्विस, जो भी अपनी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है वो ले सकती है। यद्यपि हमारा डेटा ये कहता है कि 75% सीएससी के माध्यम से आता है, 25% स्वयं लेता है। लेकिन मेरी आपके माध्यम से अपील होगी जनता को कि घर बैठे आप किसी भी समय इस अपनी सरकार ऐप है और वेबसाइट है, दोनों पोर्टल के माध्यम से आप ले सकते हैं सेवाएं। और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो सीएम हेल्पलाइन 1905 पे कंप्लेन करके आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं कि वो सर्विसेज देने में दिक्कत आ रही है या कहीं सर्विस को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। साथ में एक बात और कहूँगा कि इसमें ऐप भी इसका लॉन्च हो गया, तो आप इसको मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपने सर्विस को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन का भी, सीएम हेल्पलाइन तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और उस कंप्लेंट का निवारण हो रहा था, प्राथमिकता से निवारण हो रहा था। अब इसमें एक ऐप भी आ गया जिस ऐप के माध्यम से 1905 का ये ऐप है और आप कभी भी किसी समय आपको सड़क पर कहीं कूड़ा दिखता हो, सड़क पर कोई समस्या दिखती हो, कोई पुलिस के द्वारा की गई समस्या दिखती हो, आप उसका वीडियो फोटो बना के उस पर अपलोड कर सकते हैं और उस अपलोड के माध्यम से ही हम लोग उस पूरी की पूरी जेपेग और एमपेग फाइल को, मतलब उस फोटो फाइल को या वीडियो फाइल को हम लोग उस L1 अधिकारी पे भेजेंगे जिस अधिकारी को उसका निस्तारण करना है और उसके बाद निस्तारित होने के बाद आप तक बात उसकी पहुंचाएंगे। 3 लाख के करीब शिकायत हो चुकी है इसमें, लेकिन हम में शिकायत ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ क्वालिटी ऑफ शिकायत पे। किसी भी व्यक्ति को कोई माध्यम का इस्तेमाल न करना पड़े। अभी वो फोन करता है, कई बार क्या होता है कि हमारे कॉल टेकर कम होते हैं या कोई लाइन की दिक्कत आती है तो वो कॉल उस समय लैंड नहीं कर पाती है, तो वो व्यक्ति अपनी बात पूरी नहीं कह सकता। तो हम लोग का ऐप लॉन्च करने का पर्पस यही था कि वो अपनी बात को टाइप करके लिख दे, उसका उतना ही महत्व होगा और सभी को उसका। वहीं लालकुआं नगर पंचायत के द्वारा कराए गए 7 वार्डों के कामों में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए बीजेपी के युवा कार्यकर्ता तहसील में धरने पर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि नगर पंचायत द्वारा कराए गए सभी कामों की जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 4 दिन से चल रहे इन धरने को क्षेत्र की जनता को भी सहयोग मिल रहा है। हमारी मांग यह है कि लालकुआं नगर पंचायत के द्वारा जो भारी मात्रा में अनियमितताएं की गई है कि कहते हैं हर महीने में, हर 2-4 महीने में अलग अलग तरीके की सुविधाएं निकालेंगे, उसके बाद उसमें भारी मात्रा में घोटाला होता है। तो ये जो घोटाले हैं, घोटाले कहीं ना कहीं पब्लिक का इसमें नुकसान है, क्योंकि जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो सब पब्लिक का ही है। तो इससे पब्लिक को ज्यादा नुकसान है, इसलिए हम उनकी लड़ाई के लिए बैठे हैं। हम अपनी खुद लालकुआं नगर पंचायत के एक वासी के लिए बैठे हुए हैं और हमें आज 4 दिन हो गए हैं। अगर इन सभी
मुद्दों की जांच नहीं हुई तो हम धरना और उग्र रूप से करेंगे। है जो नगर पंचायत में भारी मात्रा में हुई है उसकी जांच की मांग करते हैं। जो जनता के हित में मुझे देखना भी मेरे लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जितना पैसों का घोटाला इन लोगों ने करा है उन पैसे को अगर जनता को थोड़े कमरे और मिल जाते, जिस कमरों के चक्कर में आज लड़ाइयां हो रही है इस लालकों के अंदर, गरीबों की जनता को परेशान किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वार्ड मेंबरों द्वारा उनको भ्रमित किया जा रहा है, फ्री आवास योजना बता के उनको किराएदारी आवंटन दे दिया जा रहा है। जैसे जैसे इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है, मेरी सरकार से बस एक चीज में मांग हो जाए, एक भी चीज की जांच करा लूं। इस धरने से मैं तभी उठूंगा जब तक जांच नहीं। हमारी मांग है। और आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से युवा मंगल दल का भाजपा के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन जारी है। ये धरना प्रदर्शन पहले ही सांकेतिक चल रहा हो और मांग है इन लोगों की कि लालको नगर पंचायत में जो घोटाले हुए उसकी जांच हो और जो प्रेजेंट भी चेयरमैन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि हर वार्डों में कहीं ना कहीं अनियमितता पाई जा रही है, सड़कें बनाने को लेकर हो क्या वो किसी और काम को लेकर हो। तो कुल मिला के यह है कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ भाजपा के, सरकार भाजपा की और ये युवा मंगल दल भी भाजपा का। ऐसे में सरकार के होते हुए इन लोगों की अगर सुनी नहीं जाती है तो ये अपने आप में बड़ा दर्द होगा, क्योंकि सत्ता का राज है, सत्ता उनकी है और काम करने वाले भले कांग्रेस के हैं, पर जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो अभी तक दिख नहीं रही है। पर युवा भले ही अपनी सुबह से शाम तक धरने बैठे हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं और लालको नगर पंचायत जो अनियमितता हुई है उसकी मांग करते हैं। ऐसे में देखना होगा कौन प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुनता है और आखिरकार कब इन लोगों के इस धरने को जांच के उसमें तब्दील करता है। उमेश पंत, न्यूज़ वन इंडिया, लालकुआ। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।